हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशंस के कॉन्सेप्ट को और देखेंगे कि कैसे वो जेनेटिक कोड को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। म्यूटेशन जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में और उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। To better understand how mutation work, we will look at some examples and how they affect the genetic code. हम देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। पहला है पॉइंट म्यूटेशन। दीज आर चेंजेस इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की वजह से जो म्यूटेशन होता है उसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? सब्सटीट्यूशन हो सकता है एक बेस पेयर का दूसरे के साथ, मतलब एक हट गया, फॉर एग्जाम्पल टी था, टी हट के वहां पे जी आ गया तो वो रॉन्ग हो गया। फिर इंसर्शन हो सकता है एक्स्ट्रा बेस का, एक एक्स्ट्रा बेस जो है अलग एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया बीच में, या फिर एक बेस जो है डिलीट हो गया। एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया ए, जो कि क्लासिक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। इन दिस कंडीशन जो सिंगल बेस चेंज होता है इन द जीन फॉर द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन चेंजेस द अमीनो एसिड ग्लूटामेट टू वेलाइन। मतलब जो अमीनो एसिड था ग्लूटामेट जो होना चाहिए था उसकी वजह से उसकी जगह अब एक दूसरा अमीनो एसिड फॉर्म हो जाता है वेलाइन, क्योंकि सिंगल जरा सा चेंज होते ही कोडोन चेंज हो गया ना पूरा। तो उस वजह से क्या हो गया, जहां पे ग्लूटामेट बनना चाहिए था वहां पे वेलाइन बन रहा है। एक छोटे से चेंज की वजह से इन डीएनए सीक्वेंस एक इतना बड़ा डिफेक्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं देयर एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। उसके बाद जो होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस की अगर हम बात करें, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, ये म्यूटेशन वो होते हैं जब एक या दो बेस, ठीक है, इंसर्ट या फिर डिलीट हो जाए, मतलब थोड़ा ज्यादा नंबर में, एक या दो म्यूटेशन जब बेस जो है इंसर्ट या डिलीट हो जाते हैं डीएनए सीक्वेंस में। तो बिकॉज द जेनेटिक कोड इज रीड ऑफ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो जरा सा भी इंसर्शन और डिलीशन अगर होता है दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो विच विल शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम पूरा चेंज हो जाएगा ना। मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं राम हैज रेड कैप, अगर मैं यहाँ पे बीच में ये तीन तीन का ट्रिपलेट है, ठीक है, अगर मैं बीच में यहाँ पे आर ए के बाद डी डाल दूं तो वो कैसे हो जाएगा, आर ए डी एम एच ए एस आर ई डी सी ए, पूरा चेंज हो गया ना, क्योंकि मुझे तीन तीन के ट्रिपलेट में रीड करना था, अब मैंने एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो ट्रिपलेट्स पूरे डिस्टर्ब हो गए। तो आप समझ सकते हो कि एक छोटा सा चेंज भी कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट अमीनो एसिड जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी प्रोटीन के अंदर और एकदम नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन के बाहर आएगा, तो जो कि बहुत ही हार्मफुल होने वाला है। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, एक एनालॉजी ले लेते हैं फ्रेमशिप जो फ्रेमशिप म्यूटेशंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करने में के लिए। अब इमेजिन करते हैं एक सेंटेंस जहाँ पे ईच वर्ड इज मेड अप ऑफ 3 लेटर्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया राम हैज रेड कैप, ठीक है, तीन तीन लेटर का है। आप यही सोचो कि तीन तीन अमीनो एसिड का कोड है, ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन, ठीक है, ये सोच के ही चलो, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब देखते हैं कि जब कोई लेटर इंसर्ट या डिलीट होता है तो क्या होता है। पहले देखते हैं कि इंसर्शन ऑफ सिंगल बेस, हमने क्या किया, अगर हम इंसर्ट कर देते हैं बी लेटर को बिटवीन हैज एंड रेड तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये हैज है ये रेड है, इसके बीच में हमको बी लेटर डाल देना है, तो क्या हो जाएगा, राम तो एज इट इज रहेगा, हैज रहेगा। अब यहाँ पे बी आ गया तो उसके बाद ट्रिपलेट अगर रीड कर तो बी आर ई हो जाएगा, फिर डी सी ए हो जाएगा और फिर पी आ जाएगा। पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया स्टार्टिंग के, ठीक है, दो ठीक थे, जैसे बी ऐड हो गया उसके बाद बी आर ई हमको पढ़ना पड़ा क्योंकि हमको तो ट्रिपलेट में जाना है, फिर डी सी ए का एक ट्रिपलेट बनेगा, फिर पी अकेला रह जाएगा। इतना सा इंसर्शन होने की वजह से इंसर्शन शिफ्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है वो शिफ्ट हो गए, विच चेंजेस द मीनिंग कंप्लीटली। तो ये दिस इज सिमिलर टू हाउ पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन बेस कैन शिफ्ट द एंटायर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट विल बी मेड। अगर हम देखते हैं कि हमने अगर दो बेसिस को इंसर्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बी आई, तो ये कैसा दिखेगा, राम हैज, उसके बाद बी आई हमने ऐड किया है तो बी आई आर हो जाएगा, ठीक है, बी आई आर, फिर ई डी सी और ए पी, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अगेन इंसर्शन ने शिफ्ट कर दिया रीडिंग फ्रेम को और नाउ द सीक्वेंस अमीनो एसिड विल बी डिफरेंट, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट हो जाएगा। देखते हैं कि तीन अमीनो एसिड तीन जो बेसिस अगर इंसर्ट हो जाते तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड किया बिग, ठीक है, तो इससे क्या होगा, राम हैज बी आई जी, बिग आ गया बीच में, रेड कैप, ठीक है, क्योंकि तीनों तीन आ गए तो बीच में तीन उन तीनों का ही एक ग्रुप बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी के जो चार है वो इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन बीच में एक
अलग कुछ अमीनो एसिड बन जाएगा। तो इन दिस केस जो इंसर्शन होगा 3 बेसिस का डजंट चेंज द ओवरऑल मीनिंग, ठीक है। लेकिन जो सीक्वेंस है जो सीक्वेंस स्टिल रीड्स इन ट्रिपलेट और कोडोन्स एंड फ्रेम जो है वो इंटैक्ट रहेगा। अब डिलीशन अगर देखिए बेसिस का, तो अगेन मतलब वही है कि अगर मैं एक को डिलीट कर दूंगी, जैसे कि अगर मैं राम का एम कर दिया तो आर ए एच हो जाएगा, ए एस आर हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऑफ कोर्स अगेन वो पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाएगा। अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की समरी की बात करें, तो इंसर्शन और डिलीशन एक या दो बेसिस का शिफ्ट कर देता है पूरे एंटायर फ्रेम को, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड का मीनिंग होता है सीक्वेंस का वो चेंज हो जाता है। तो दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इंसर्शन और डिलीशन जो होता है 3 बेसिस का, एनी मल्टीपल ऑफ 3, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन होगा वन और मोर अमीनो एसिड का, बट रीडिंग फ्रेम जो है स्टिल अनचेंज रहेगा आफ्टर म्यूटेशन पॉइंट। So this is about mutations and genetic code की genetic codes में mutation किस तरीके से हो सकते हैं। तो जब हमारा mRNA पूरे तरीके से तैयार हो जाता है तब होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जहाँ पे जेनेटिक कोड जो होंगे mRNA के अंदर उनको यूज किया जाएगा एक पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए। तो जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का इन द प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोडोन, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है mRNA के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन होगा अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड बाय एटीपी एंड अटैच्ड टू देयर करस्पॉन्डिंग टीआरएनए इन प्रोसेस कॉल्ड अमीनो असाइलेशन। मतलब जो अमीनो एसिड होंगे उनका एक्टिवेशन हो जाएगा एटीपी की मदद से। अमीनो एसिड जो है खुद के स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगी, जिसको टीआरएनए चार्जिंग या फिर अमाइनो असाइलेशन भी कहा जाता है। अब ये अमीनो एसिड जो है इन जो टीआरएनए होते हैं उससे कैसे बाइंड करते हैं, क्योंकि टीआरएनए पे भी स्पेसिफिक कोड होता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो इस वजह से उस पर बाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइबोसोम के स्ट्रक्चर की। जो राइबोसोम है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइबोसोम है, ये वाला ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये नीचे जो है वो स्मॉल सब यूनिट है और ऊपर वाला जो है वो लार्ज सब यूनिट है। जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो बाइंड करता है एमआरएनए को, तो ये एमआरएनए है, ठीक है। उस पे स्मॉल सब यूनिट पे राइबोसोम जो है वो बाइंड हो गया है। राइबोसोम के जो स्मॉल सब यूनिट है वहां पे एमआरएनए बाइंड हो गया, और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो होल्ड करता है टीआरएनए को इन द प्लेस टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द अमीनो एसिड्स, क्योंकि जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड्स को लेके आ रहा है, तो ये जो लार्ज सब यूनिट है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की फेजेस की। ट्रांसलेशन की फेजेस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले होगा, कोई भी प्रोसेस को शुरू करते हैं ना, तो पहले होता है इनिशिएशन, शुरुआत, ठीक है। जो राइबोसोम है वो बाइंड करेगा कहाँ पे, मैंने आपको बोला था स्टार्ट कोडोन, यहाँ पे जहाँ स्टार्ट कोडोन होगा वहां पे, जहां पे भी स्टार्ट कोडोन दिखाई देगा राइबोसोम वहां पे बाइंड हो जाएगा। एंड द इनिशिएटेड टीआरएनए, जो इनिशिएटेड टीआरएनए होगा वो पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन को लेके आएगा, क्योंकि स्टार्ट कोडोन तो मिथ्योनिन ही होता है, वो मिथ्योनिन जो होगा उसको लेके आएगा। अब उसके बाद होगा इलोंगेशन, जो राइबोसोम है वो एमआरएनए को रीड करता जाएगा, कोडोन्स को रीड करता जाएगा, और टीआरएनए मॉलिक्यूल्स जो है उस करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को ले लेके लाते रहेंगे और वहां पे लाके अटैच करते रहेंगे विद पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स बीच में इन दो अमीनो एसिड के बीच में फॉर्म होगा, ठीक है। और उसकी वजह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती हुई जाएगी। उसके बाद होगा, अब पॉलीपेप्टाइड बन गया तो फिर उसके बाद क्या होता है, कोई भी प्रोसेस उसको खत्म करना होता है हमें, तो उसका क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन क्या होगा, जब राइबोसोम स्टॉप कोडोन के पास पहुंच जाएगा। राइबोसोम यहाँ पे चलते चलते एकदम एंड पे आ गया कहीं पे, उसने देखा कि एक ऐसा कोडोन आ गया जिसके लिए तो कोई अमीनो एसिड बना ही नहीं है, तो वो क्या है, स्टॉप कोडोन है। कौन कौन से थे वो, यूएए, यूएजी, यूजीए। तो जो कि एक रिलीज फैक्टर बाइंड, तो रिलीजिंग द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड, तो यहाँ पे जो है जो कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड है उसको वो रिलीज कर देगा। अब हम बात करेंगे यूटीआरस की, अनट्रांसलेटेड रीजन्स की, ठीक है। अनट्रांसलेटेड रीजन्स ये क्या होते हैं, जो द एमआरएनए हैज अनट्रांसलेटेड रीजन्स 5' एंड 3' जो हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस बट डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। ये ऐसे रीजन्स होते हैं जो प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे लेकिन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। उसके बाद, हाँ, सो दिस इज हाउ ये पूरा प्रोसेस होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन होगा। इन अ सेंस ट्रांजिशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए इनटू फंक्शनल प्रोटीन
क्रूशियल फॉर सेल फंक्शन। तो इस तरीके से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन पूरा बन के आएगा और हमारा जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो रिफर करता है टू कंट्रोल ऑफ व्हेन, वेयर एंड हाउ मच ऑफ जीन इज एक्सप्रेस टू मेक अ फंक्शनल प्रोडक्ट लाइक अ प्रोटीन। ठीक है, कब कहाँ कितना होना है, ये जो कंट्रोल होता है एक फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए, उसे बोलते हैं हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दिस रेगुलेशन कैन अकर एट सेवरल डिफरेंट लेवल्स, स्पेशली इन यूकैरियोट्स, जहाँ पे जो where it is more complex है ना compared to prokaryotes. So let's break it down. Levels of gene regulation in eukaryotes, कितने लेवल होते हैं? ठीक है, पहला होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। जीन रेगुलेशन का जो लेवल होता है उसमें पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेट, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है और इन द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, वेयर द डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वाला तो डीएनए कॉपी हो गया एमआरएनए में। जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है वही कंट्रोल कर लो, ज्यादा एमआरएनए मत बनाओ। तो मतलब कंट्रोल्ड वे में बनाओ। ठीक है, जितना चाहिए उतना। एक यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। ये कंट्रोल करना क्यों जरूरी है कि लगातार अगर मतलब मान लीजिए कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो जीन्स जो है एमआरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होता रहेगा, उसके बाद उसका एमआरएनए बनेगा, उसका ट्रांसलेशन होता रहेगा, प्रोटीन्स बनते रहेंगे, तो इतना ज्यादा प्रोटीन की जरूरत भी नहीं होगी, जो एनर्जी है वो भी वेस्ट होगी। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हर चीज का कंट्रोल होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। पहला कंट्रोल हमने कहाँ कर लिया? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही कर लिया कि भाई ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा है ना, जो डीएनए कॉपी हो रहा है एमआरएनए में, तो वहीं पे थोड़ा कंट्रोल कर लो। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है उसे कंट्रोल करके रखो। दिस इंक्लूड्स वेदर और नॉट द जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड हाउ ऑफन इट इज ट्रांसक्राइब्ड। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग लेवल पे। प्रोसेसिंग लेवल, ठीक है, जो रेगुलेशन होता है स्प्लाइसिंग का, दिस इंक्लूड स्प्लाइसिंग वेर जो हम लोग नॉन कोडिंग रीजन्स थे ना, इंट्रोन्स, जिनको हम रिमूव करते थे, एंड जो कोडिंग रीजन्स थे एक्सॉन्स, उनको ज्वाइन कर देते थे साथ में। तो जब स्प्लाइसिंग हो रहा होता है तब भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि विच एक्सॉन्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनल एमआरएनए। उसके बाद जो तीसरा कंट्रोल है वो है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, सॉरी दिस वन ट्रांसपोर्ट लेवल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। आफ्टर एमआरएनए इज प्रोसेस, जब एक बार एमआरएनए प्रोसेस हो जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा हमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, जहाँ पे उसका ट्रांसलेशन होगा। अगर हम ये रेगुलेशन कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट का, तो द रेगुलेशन ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट एंश्योर्स द एमआरएनए ओनली रीचेस द साइटोप्लाज्म, जहां पे उसकी जरूरत है वहीं पहुंचे, बस ये ट्रांसपोर्ट ये वाला काम करेगा। उसके बाद आता है ये लास्ट वन, दिस वन, ओके फाइन, ट्रांसलेशन लेवल। दिस इज द प्रोसेस वेयर द एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये वो लेवल तो जहाँ पे हम लोग एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में। So translation can be regulated by factors that control how efficiently the ribosome binds to the mRNA and how quickly it produces the protein. तो यहाँ पे भी हम लोग उसका एक जो रेगुलेशन है वो किया जा सकता है। रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है? प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई, जीन एक्सप्रेशन इज मोस्ट कॉमनली रेगुलेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो जो हमने पहला लेवल देखा ना, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, तो जीन रेगुलेशन जो है मोस्टली इसी से होता है। किससे होगा? दिस वन, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। किसमें? प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि ई कोलाई। फाइन, द की टू दिस रेगुलेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम जो होता है जो एमआरएनए बनाता है, उसका जो इंटरेक्शन होता है प्रमोटर के साथ, जो कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, जो कि स्टार्ट सिग्नल देता है ट्रांसक्रिप्शन को, उनके इंटरेक्शन का बेस पे ये रहता है। तो हम इसमें पहले बात करेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स की। ये जो प्रोटीन्स होते हैं या तो एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रिप्रेस कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को बाय इंटरेक्टिंग विद द प्रमोटर। ठीक है, मान लीजिए प्रमोटर है, वहां पे कौन? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, तो वो एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे या फिर रिप्रेसर की तरह काम करेंगे। मान लीजिए कोई रिप्रेसर प्रोटीन है और वो आके प्रमोटर पे बाइंड हो जाता है, अब क्या आरएनए पॉलीमरेज वहां बाइंड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो रिप्रेशन जो आगे का जो प्रोसेस होना था वो अपने आप रिप्रेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवेटर्स क्या करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करेंगे टू बाइंड द प्रमोटर एंड स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन।
और रिप्रेसर उसका उल्टा करेंगे, रिप्रेशन आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम बाइंडिंग टू द प्रमोटर एंड स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर रीजन्स की। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, द ऑपरेटर इज अ रीजन ऑफ डीएनए एडजेसेंट टू द प्रमोटर। प्रमोटर के एडजेसेंट बाजू में एक रीजन होता है, इसे बोलते हैं ऑपरेटर। याद रखना है कहाँ पे होता है, प्रमोटर के बाजू में, प्रमोटर के पास में। दिस इज वेयर रिप्रेसर प्रोटीन्स बाइंड टू ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन। और ऑपरेटर ही वो रीजन होता है जहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन्स है ना, वहां पे वो बाइंड करेंगे और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसे ब्लॉक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो लैक ऑपरेंड होता है इक्वलाई में, द लैक रिप्रेसर जो है, जो लैक रिप्रेसर होता है वो लैक के ऑपरेटर पे आके बाइंड करता है, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है जीन का नीडेड टू मेटाबोलाइज लैक्टोज व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट। तो लैक ऑपरेंड एग्जैक्टली होता क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। हम बात करेंगे लैक ऑपरेंड के बारे में, ठीक है, जो कि एक मॉडल है फॉर जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरिया। So today we will learn about the lac operon, one of the best known examples of gene regulation in bacteria. It was discovered by scientists Francois Jacob and Jacques Monod and provides insight into how bacterial genes are regulated in response to environmental changes such as availability of food sources. मतलब environmental changes के बेसिस पे कैसे बैक्टीरिया अपना जीन का रेगुलेशन करते हैं, वो हमें इस लैक ऑपरेंड की मदद से समझने को मिलेगा। ओके, पहली बात तो ये कि ऑपेरॉन होता क्या है। ऑपेरॉन जो है एक ग्रुप ऑफ जीन होता है, जीन्स है ना। ऑपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट आर कंट्रोल्ड टुगेदर बाय अ सिंगल रेगुलेटरी एलिमेंट। एक एलिमेंट, एक रेगुलेटरी एलिमेंट काफी सारे जीन्स को, जो कि ग्रुप है जीन्स का, उसको रेगुलेट करेगा। ओके, समझ में आ गया। ऑपेरॉन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि एक सिंगल रेगुलेटरी एलिमेंट से कंट्रोल होता है। बैक्टीरिया में genes that work together in a similar metabolic pathway are often organized in this manner. ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक मतलब जो सिमिलर जीन्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं किसी एक सिमिलर पाथवे के लिए, उनको इस तरीके से ऑपेरॉन्स के फॉर्म में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब जो लैक ऑपेरॉन है वो एक एग्जांपल है, बट देयर आर मेनी अदर्स लाइक पीआरपी ऑपेरॉन भी होता है, एरा ऑपेरॉन भी होता है, हिस्टोन हिस एपेरॉन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे लैक ऑपरेंड के बारे में। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लैक ऑपरेंड जो होता है वो कुछ कंपोनेंट से जो है बना हुआ होता है। पहला है रेगुलेटरी जीन, जिसे आई जीन बोलते हैं। ठीक है, द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, ये वाला। ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है, मतलब ये रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा। दिस प्रोटीन कंट्रोल्स द लैक ऑपरेंड, और यही प्रोटीन फिर लैक ऑपरेंड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, लैक ऑपरेंड क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या है, ये है एक रेगुलेटरी जीन जिसे आई जीन बोला जाता है, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा, जो कि लैकोपेरोन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लैकोपेरोन बाय बाइंडिंग टू द ऑपरेटर रीजन, और ये जो प्रोटीन बनेगा वो बाद में कहाँ बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन पे। हियर ओ दिख रहा है, ठीक है, पी प्रमोटर के बाद ये ओ दिख रहा है, ये ओ क्या है, ऑपरेटर रीजन है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोलता है कि रिप्रेसर प्रोटीन्स ऑपरेटर रीजन पे आके बाइंड हो जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको प्रिवेंट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स जो ये वाले हैं, जो जेड जीन है, वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेस, बी गाल के लिए। ठीक है, जो कि एक एंजाइम होती है जो ब्रेक डाउन करती है लैक्टोज का इनटू सिंपलर शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये जो जेड जीन है वो किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम के लिए। उसके बाद आता है वाई जीन, जो कोड करता है परमीएस के लिए। ये स्ट्रक्चरल जीन है, हाँ, ये कोड करते हैं फॉर समथिंग। तो क्या कि कौन सा किसके लिए कोड कर रहा है वो हम देख रहे हैं। उसके बाद वाई जीन है, जो कोड करता है परमीएज एंजाइम के लिए। एक परमीएज एक प्रोटीन है जो इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन टू लैक्टोज। मतलब जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होगी लैक्टोज के लिए, उसको इंक्रीज करेगा, उसको अलाउ करेगा अंदर आने के लिए। उसके बाद जो लास्ट वाला जीन है उसका नाम है ए जीन, जो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि एक एंजाइम है जो इन्वॉल्व होती है इन मॉडिफाइंग द लैक्टोज इनसाइड द सेल। लैक्टोज अंदर आ गया, उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा, इससे बना हुआ एंजाइम जिसका नाम है ट्रांसएसिटाइलेज। सो आई होप ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो आपको समझ में आ गया, ये आपको ऑपरेटर रीजन समझ में आ गया। और ये जो आई जीन था
जो कि रिप्रेसर को बनाता है और ये रिप्रेसर बाइंड होता है ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है। अब टुगेदर दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, और ये सारे जीन्स साथ में मिलके एक काम कर रहे हैं, है ना, जो मेटाबॉलिज्म होता है लैक्टोज का वो कर रहे हैं। तो दिस इज वाई ये ऑपेरॉन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ जीन्स है, एक मेटाबॉलिक पाथवे के लिए काम कर रहे हैं, एंड दे आर एक्सप्रेस टुगेदर बिकॉज दे ऑल प्ले रोल्स इन सेम मेटाबॉलिक पाथवे। अब लैक ऑपेरॉन काम कैसे करेगा वो देखते हैं। लैक ऑपेरॉन जो है एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, ठीक है, मतलब ये यूजुअली ऑफ रहेगा। इंड्यूसिबल का मतलब क्या है, अगर इंड्यूसिबल का मतलब क्या है, चालू कर सकते हैं। और चालू किसी चीज को हम कब करेंगे, इंड्यूस हम कब करेंगे, जब वो पहले से बंद होगा, ठीक है। तो ये यूजुअली ऑफ रहता है, लेकिन हम इसे टर्न ऑन कर सकते हैं जब भी हमें इसकी नीड होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल। समझ में आ गया। हियर्स हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले हम इसके दो केस स्टडी करेंगे, एक होगा इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और दूसरा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म किसका कर रहे हैं, सारे स्ट्रक्चरल जीन मिलके लैक्टोज का कर रहे हैं। तो लैक्टोज का एब्सेंस और प्रेजेंस में ये जीन किस तरीके से काम कर रहा है वो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि लैक्टोज नहीं है, ठीक है, लैक्टोज नहीं है। अभी जो आई जीन है वो कॉन्स्टेंटली, अब लैक्टोज है ही नहीं, ये किस लिए है, ये जीन लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करने के लिए है। अब लैक्टोज है ही नहीं, तो ये जीन अगर अपना काम करते ही रहे, तीनों तीन अपना स्पेसिफिक एंजाइम बनाते ही रहे, तो वो एंजाइम किस काम की, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं, मेटाबॉलिज्म करेंगे किसका, तो फालतू में एनर्जी वेस्ट होगी। इसके लिए अब ये जो जीन है आई जीन, ये काम करेगा और ये रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर प्रोटीन्स को। अभी रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेंगे, जा जाके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होते रहेंगे, लैक ऑपेरॉन के ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होते रहेंगे। तो फिजिकली क्या कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर दिया। अभी देखो प्रोमोटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता, फिर आगे की तरफ मूव करता, ठीक है। अब अपस्ट्रीम जो प्रोमोटर होता है वहां पे आके बाइंड करता, आगे की तरफ मूव करता, डाउनस्ट्रीम मूव करता, लेकिन ऑपरेटर पे आते ही अटक जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे तो रिप्रेसर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, फालतू में जो है ये जो एंजाइम, ये जीन ट्रांसक्राइब होकर जो उनका प्रोडक्ट बनता है वो नहीं बनेगा, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट बन के जो काम करता है, जिस चीज पे एक्ट करता है, वो चीज अभी प्रेजेंट ही नहीं है। एज अ रिजल्ट कोई भी प्रोटीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज हो, जो भी चार प्रोटीन, तीन प्रोटीन बन रहे थे वो नहीं बनेंगे, और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होने के लिए लैक्टोज होना भी चाहिए ना, वो है ही नहीं। अब लैक्टोज आ गया है, ठीक है, या फिर उसका आइसोमर जिसे आइलोलैक्टोस बोलते हैं वो आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लैक्टोज बैक्टीरियल सेल में आ गया, तो सम ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज, जो कि एक्चुअली वो इंड्यूसर की तरह काम करेगा। लैक्टोज अंदर आ गया ना, लैक्टोज अंदर आते ही उस लैक्टोज में से कुछ लैक्टोज जो है एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एलोलैक्टोज अब इंड्यूसर की तरह काम करेंगे। एलोलैक्टोज क्या करेंगे, अब जाके इस रिप्रेसर से बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, और उसका शेप जो है उसे चेंज कर देंगे और उसे रिलीज कर देंगे ऑपरेटर से। यानी कि लैक्टोज आ गया, आके उसने खुद ही अपना काम कर लिया कि भाई अब रिप्रेसर को हटाओ, मैं आ गया हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म करवाना है। समझ रहे हो, ठीक है, लैक्टोज आया, उसने खुद ही अपने जो आइसोमर है वो बनाए थोड़े से, जिसको एलोलैक्टोस बोलते हैं, उसने जाके रिप्रेसर को पकड़ लिया, उसका शेप चेंज कर दिया और उसे ऑपरेटर से हटा दिया, और आरएनए पॉलीमरेज को बोला कि भाई अब तुम जो है स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करो, ताकि वो जो है एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स बनने हैं वो बने, और मेरा जो लैक्टोस जो है खुद बोल रहा है कि मेरा जो है अब मेटाबॉलिज्म हो। अब एक बार जैसे रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाउंड नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन को एक्सेस कर सकता है, और वो ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देगा जो स्ट्रक्चरल जीन्स है जेड वाई और ए को एक साथ, ठीक है, मतलब लाइन में करना जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज का, परमेज का और ट्रांस एसिटाइलेज का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन कर पाएगा लैक्टोज को इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है। तो आई होप ये जो मतलब बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से पूरा जो लैक ऑपेरॉन है वो काम करता है। अब रेगुलेशन की बात करते हैं, लैक ऑपेरॉन की रेगुलेशन की, जो नेगेटिव रेगुलेशन होता है पहला, लैक ऑपेरॉन जो है वो प्राइमरीली रेगुलेट होता है रेप्रेसर प्रोटीन से, जो कि प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को जब लैक्टोज एब्सेंट होता है। तो इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं, बिकॉज रिप्रेसर ब्लॉक कर रहा है ना ऑपेरॉन को फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड, इसलिए कैसा रेगुलेशन है, नेगेटिव रेगुलेशन। उसके बाद में बात करेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन की, तो एक पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है जो इन्वॉल्व करता है अदर प्रोटीन्स को, बट वी विल फोकस ऑन नेगेटिव रेगुलेशन ऑन दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ लॉन्ग विल द लैक ऑपेरॉन बी एक्सप्रेस, कितनी देर एक्सप्रेस होगा, लैक ऑपेरॉन विल बी एक्सप्रेस, दैट इज जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं उनको तब तक ट्रांसक्राइब किया जाएगा जब तक लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, और ग्लूकोज एब्सेंट है।
लैक्टोज प्रेजेंट है, उसका मेटाबॉलिज्म करना है, और ग्लूकोज एब्सेंट होना चाहिए। दिस मेक्स सेंस बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो प्रिफर करेंगे ग्लूकोज को व्हेन एंड ओनली व्हेन ग्लूकोज इज स्कार्स डू दे स्विच टू मेटाबोलाइज लैक्टोज। अब ये चीज समझने वाली है। मान लीजिए लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्लूकोज को यूज कर लेंगे ना सीधा। ठीक है, तो ये जो एपरन है तब कब काम करेगा, तब करेगा जब लैक्टोज तो प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। बैक्टीरिया के पास जब कोई चारा नहीं बचेगा कि भाई ग्लूकोज है ही नहीं, अब लैक्टोज को यूज करना ही पड़ेगा, तब ये ऑपेरॉन जो है एक्सप्रेस होगा। सिंपल। तो तब ये क्या करेंगे, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए अपना जो ऑपेरॉन उसको स्विच करेंगे। अब एक बार लैक्टोज मेटाबोलाइज हो जाएगा तो ये जो ऑपेरॉन है फिर से टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एलोलैक्टोज हट जाएंगे। हटते ही ऑपरेटर जो रिप्रेसर है वो फिर से जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा और बात फिर से सेम पहले की तरह हो जाएगी। फिर से लैक्टोज आएगा और साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। लेकिन याद रखना है, ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज होगा तो सेल जो बैक्टीरिया है वो डेफिनेटली ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करेगी। सो आई होप लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। So now we will talk about Human Genome Project (HGP). जो Human Genome Project है (HGP) was a groundbreaking research initiative launched in 1990 to map the entire DNA sequence of human genome. Human genome का entire DNA sequence पता करने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इनिशिएटिव शुरू किया गया था। कब? 1990 में। ठीक है, इट एम टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। कितने जीन्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने का इसका एम था। अराउंड 20,000 से 25,000 जीन्स। ठीक है, एंड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। इसके की गोल्स क्या थे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के की गोल्स क्या थे? पहला था आइडेंटिफाई जीन्स, फाइंड ऑल ह्यूमन जीन्स जो कि 20 से 25,000 तक थे। डिटरमाइन डीएनए सीक्वेंस, डिकोड द 3 बिलियन बेस पेयर्स इन ह्यूमन। पूरा जो ह्यूमन डीएनए है जिसके 3 बिलियन बेस पेयर है उसका डीएनए सीक्वेंस क्या है वो इनको जानना था। उसके अलावा ऑर्गेनाइजर स्टोर दिस वास्ट डेटा इन एसेसिबल डेटाबेस। इसी जगह पे जहां से डेटा तुरंत एक्सेस हो जाए वहां पे ये इतना लार्ज डेटा ऑर्गेनाइज और स्टोर करना था। उसके अलावा डेवलप करने थे बेटर टूल्स फॉर एनालाइजिंग जीनोमिक डेटा। इस जेनोमिक डेटा को बाद में एनालाइज करने के लिए ऐसे टूल्स बनाने थे। ठीक है, कि हम इस डेटा को एनालाइज कर सके। देन यूज दिस नॉलेज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। ठीक है, इस नॉलेज को अगर हमें मिल जाता है, हमें सक्सेसफुली हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं, तो इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और बहुत सी जगह। एंड एड्रेस लीगल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसका मेथडोलॉजी क्या था? जीन आइडेंटिफिकेशन, दो मेन अप्रोचेस यूज किए गए जीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। पहले था EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग जीन्स दैट आर एक्टिवली प्रोड्यूसिंग आरएनए। ठीक है, ऐसे टैग्स यूज किए गए जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से जीन्स है जो एक्टिवली आरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा whole genome sequencing, sequenced the entire DNA, both coding and non coding regions, दोनों को सीक्वेंस किया गया। डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रोसेस क्या था? पहले डीएनए को आइसोलेट किया गया, उसके बाद उसका क्लोनिंग किया गया और उसके बाद सीक्वेंसिंग हुआ। डीएनए था वो आइसोलेटेड फ्रॉम सेल्स एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। उनको सेल्स से आइसोलेट किया और उस डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हमने ब्रेक कर लिया। उसके बाद इन फ्रेगमेंट्स को हमने इंसर्ट किया बैक्टीरियल या फिर ईस्ट वेक्टर्स के अंदर और उनको रेप्लिकेट करवाया। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर को यूज किया गया बेस्ड ऑन द मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, जिसे सेंगर सीक्वेंसिंग कहा जाता है। और इन सीक्वेंसेस को रीड किया गया और फाइनली फिर ये जितने भी सीक्वेंसेस निकल गया इनको असेंबल किया गया। जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स थे उनको अलाइन किया गया यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर जीनोम। और फिर पूरे एंटायर जीनोम को रिकंस्ट्रक्ट किया गया रीड करने के बाद। और ये जो प्रोसेस था बहुत कॉम्प्लेक्स था क्योंकि ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। काफी सारे चैलेंजेस थे इसमें, जैसे कि डेटा वॉल्यूम। इसने इतना ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट किया था कि उसको रिक्वायर थी एडवांस कंप्यूटेशनल टूल्स की और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। उसके अलावा जो फाइनल क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग था, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 was the last to be completed in May 2006. उसके एप्लीकेशंस क्या थे? द इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम HGP has vast implication in medicine,
सच एज पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिजीज। ठीक है, जेनेटिक डिजीज जो होती है, अगर किसी एक बंदे का हम पूरा जीनोम स्टडी कर लेते हैं तो हम उसके लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स बना सकते हैं। उसके लिए जेनेटिक डिजीज का जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो हमें मिल जाएगा। और इसका जो है एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। तो इन शॉर्ट एचजीपी जो है उसने मैप किया एंटायर ह्यूमन जीनोम को, प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ आवर जेनेटिक मेकअप and paving the way of advancements in biology and medicine. So now we will see the salient features of human genome. Human Genome Project revealed many fascinating features about our genetic makeup. काफी सारे fascinating features के बारे में पता चला हमें, हमारे genetic makeup के बारे में। और उसमें से कुछ की पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। पहला था जीनोम साइज। जो ह्यूमन का जीनोम होता है उसमें 3.164 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जीन के साइज एंड काउंट की। जो एवरेज जीन कंटेन्स था अराउंड वो था 3000 बेसिस जितना, बट जो जीन का साइज था वो ग्रेटली वेरी कर रहा था। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो था वो था डिस्ट्रोफिन, जो कि 2.4 मिलियन पेज लॉन्ग था। देयर आर अबाउट 30,000 जीन्स, मच फ्यूअर देन अर्लियर एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 टू 1,40,000। ठीक है, फिर जेनेटिक सिमिलरिटी की अगर बात करें तो 99.9% वेट, हाँ 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं सारे ह्यूमंस में, ठीक है, सेम होते हैं, इंडिकेटिंग हाई जेनेटिक सिमिलरिटी। अब आप सोचो कि 99.9% अगर हम सब सेम हैं बट स्टिल वी आर सो डिफरेंट बिकॉज ऑफ दैट 0.1%, है ना। तो सोचो 0.1% की वजह से हम सब में इतने डिफरेंस है, अगर थोड़ा भी ज्यादा होता तो लाइक वी वुड हैव लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ जीन्स की, तो ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स हैव अननोन फंक्शंस। फंक्शन पता ही नहीं है, बहुत सारा भी लर्न करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बाकी है। उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन कोडिंग जीन्स की, तो लेस देन 2% ऑफ ह्यूमन जीनोम एक्चुअली कोड्स फॉर प्रोटीन्स। माय गॉड, सिर्फ 2% से भी कम जीनोम जो है वो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। उसके बाद के जो बचते हैं उनका स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और अननोन रोल्स हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, एक लार्ज पोर्शन होता है जीनोम का जो कंसिस्ट करता है रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। दिस में हेल्प अंडरस्टैंडिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन। क्रोमोसोम की डिटेल की बात करें तो क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स लाइक 2968 एंड क्रोमोसोम Y हैज फ्यूएस्ट जीन्स जो कि 231 थे। उसके बाद सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉर्फिज्म एसएनपी, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि 1.4 मिलियन एसएनपीस है, मतलब सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉर्फिज्म, जहां पे विच आर स्मॉल डीएनए वेरिएशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉर्फिज्म का यही मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स के बीच में स्लाइट स्मॉल डीएनए वेरिएशंस होते हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड का वेरिएशन। ठीक है, तो ऐसे 1.4 मिलियन एसएनपीस थे। These variations can help in understanding genetic disease and human evolution. So अगर इसको summarize करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें प्रोवाइड किया है comprehensive look at our DNA, revealing both the complexity and simplicity of human genetics. ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसके क्या एप्लीकेशंस है और क्या फ्यूचर चैलेंजेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं, हम उनकी बात करते हैं। The sequencing of human genome opens up exciting possibilities for future biological research. Here's a summary of application and challenges. So, summarize करते हैं। पहला है broad research scope. Instead of studying individual genes, scientists can now explore entire genomes at once. मतलब एक एक जीन पढ़ने समझने की जगह हम लोग पूरा जीनोम at once एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी वजह से हम ज्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच कर पाएंगे टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी बाय एग्जामिनिंग ऑल जीन्स इन अ जीनोम और फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स और डिजीजेस। उसके अलावा जो न्यू रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी खुल जाती हैं। विथ होल जीनोम सीक्वेंस, रिसर्चर्स कैन इन्वेस्टिगेट हाउ genes and proteins interact
इन नेटवर्क टू कंट्रोल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जीन्स और प्रोटीन साथ में कैसे काम करते हैं, कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, इसकी वजह से हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि कैसे लाइफ मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है। उसके बाद हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज, एडवांस टूल्स कैन नाउ एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्विकली एनालाइज कर लेंगे। इसकी वजह से जो रिसर्च होता है वो स्पीड अप हो जाएगा और हमें ज्यादा इंसाइट्स देखने को मिलेगी इनटू अ जीन फंक्शन। और डिजीज का जो मैकेनिज्म होता है, पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं, ये सब हम इसके इन सब में हमें ज्यादा इंसाइट्स मिल पाएंगे। अब चैलेंजेस क्या है? डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, इतना सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इंटरप्रेटिंग द डेटा टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डिजीज एंड ट्रेड्स विल बी मेजर चैलेंज। Ethical issues, as we learn more about human genetics, issues related to privacy, discrimination, and genetic manipulation will need careful consideration. So, in short, Human Genome Project has revolutionized biological research, but interpreting the vast data and applying it for medical and ethical purpose will be the challenge of the future. So, now we'll talk about DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is a technique used to identify the genetic differences between individuals. दो individuals के बीच में क्या difference है, genetic difference क्या है, वो identify करने के लिए DNA fingerprinting use किया जाता है, which is crucial for applications like forensic science and paternity testing. Let's break down the main points. What makes us unique? हमें एक दूसरे से अलग यूनिक कौन बनाता है? Although humans share about 99.9% of their DNA, 0.1% differences accounts the uniqueness of every individual. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सिर्फ 99.9% सेम है, लेकिन सिर्फ 0.1% जो डिफरेंसेस है, जेनेटिक डिफरेंस, उसकी वजह से हम सब यूनिक दिखते हैं। दिस डिफरेंसेस आर फाउंड इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं डीएनए सीक्वेंसेस, जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन ग्रेटली वेरी करते हैं। ये उन डिफरेंसेस की वजह से होता है। These are called satellite DNA, like mini satellites and microsatellites. इनको ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं इन्हें सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। एंड दे आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रिपीटेटिव डीएनए एंड पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म रिफर्स टू द वेरिएशन इन डीएनए सीक्वेंसेस दैट अराइज फ्रॉम म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से डीएनए सीक्वेंस में जो वेरिएशंस आते हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अगर एक म्यूटेशन फ्रीक्वेंटली किसी पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कंसिडर किया जाता है। जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जैसे कि रिपीटेटिव डीएनए आर मोर लाइकली टू हैव म्यूटेशंस एंड डोंट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज के लिए कोड नहीं करते हैं, इस वजह से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है उनका, इट डू नॉट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस। सो दीज म्यूटेशंस एक्यूमुलेट ओवर जनरेशन लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है काम कैसे करता है? जो प्रोसेस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, उसमें कुछ सेवरल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डीएनए आइसोलेशन का। आपको डीएनए सैंपल में से आइसोलेट करना है, जैसे ब्लड है, हेयर है, स्किन है, एक्सेट्रा। फिर डीएनए का डाइजेशन करना है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं उनका यूज करके डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट कर लेना है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट करना है बाय साइज के बेसिस पे यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हम करेंगे ब्लॉटिंग। जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे ना उनको ट्रांसफर कर लेंगे एक मेम्ब्रेन पे, उसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। मेम्ब्रेन किसकी हो सकती है? नाइट्रोसेलुलोज की हो सकती है, फिर नाइलॉन की हो सकती है। उसके बाद होगा हाइब्रिडाइजेशन। एक लेबल्ड प्रोब होगा, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट जो बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिपीटेटिव सीक्वेंस को, और वो उसको हम यूज करेंगे टू डिटेक्ट द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद डिटेक्शन होगा, जो पैटर्न्स डीएनए का फ्रेगमेंट जो है, जो बैंड्स बनेंगे उनको विजुअलाइज किया जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी से। तो जहां पे भी वो फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा जिसको हमने रेडियो एक्टिवली लेबल किया है तो वो हमें दिख जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वीएनटीआर्स की। ठीक है, वीएनटीआर्स की, जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं। क्या? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वीएनटीआर्स विच आर पार्ट ऑफ द सैटेलाइट डीएनए, जो सैटेलाइट डीएनए का पार्ट होते हैं,
शो हाईली वेरिएबल पैटर्न्स बिटवीन इंडिविजुअल, बहुत हाईली वेरिएबल पैटर्न्स उनमें देखने को मिलते हैं। द नंबर ऑफ रिपीट्स, जो टेंडम कॉपीज होती हैं शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस की, वेरीज ग्रेटली अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, लीडिंग टू डिफरेंट बैंड पैटर्न्स ऑन द ऑटोरेडियोग्राम. This gives a unique DNA fingerprint for each person, except for identical twins who share the same DNA. जो identical twins होंगे उनमें जो वेरिएशन है वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो सेम डीएनए शेयर करते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन क्या है? तो फॉरेंसिक साइंस में जहाँ पे जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने वगैरह में यूज कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग, जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उनको टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी की स्टडीज होती हैं जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस जो पॉपुलेशन के बीच में होते हैं उनको स्टडी करना होता है, तो उसके लिए काम आता है। मॉडर्न एडवांसेस की अगर हम बात करें तो आज जो टेक्निक होती है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ड्यू टू यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की वजह से, विच कैन एम्पलीफाई डीएनए फ्रॉम वेरी स्मॉल सैंपल, एक सिंगल सेल से भी उसको पूरा एम्पलीफाई कर देती है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वो फास्टर हो जाता है, बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो इन कंक्लूजन, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड हाउ वी कैन कंपेयर जेनेटिक मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल्स, enabling advances in forensics, genetics, and personal identification. So, this is all about DNA fingerprinting, and I hope it's clear to you. So, this is where we have completed this chapter. This chapter is very important in context to genetics and to understand the hereditary inheritance. So, if you like this lecture, if this video gave you meaningful insights into the topics we have studied, please subscribe to the channel. And if you have any suggestions that we should include in the videos, and if you have any doubts, you can put it into the comment box. So thank you so much. We will see you in the next video.